हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है उसकी स्टोरी देखेंगे। और आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। और मोहन राकेश जिनका समय काल 1925 से लेकर के 1972 ईस्वी तक है। और नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर करता है मोहन राकेश। सारिका पत्रिका का संपादन भी मोहन राकेश ने किया है। और मोहन राकेश ने टोटल 4 नाटक लिखे हैं, जिसमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की ज़मीन। और पैरों तले की ज़मीन ये अपूर्ण नाटक है, जिसे बाद में इसे कमलेश्वर ने पूरा किया था 1977 में। तो मोहन राकेश का हिंदी साहित्य में एक प्रमुख स्थान है। मोहन राकेश हिंदी साहित्य में अपने रंगमंच के लिए जाने जाते हैं। एक्चुअली मोहन राकेश से पहले जयशंकर प्रसाद के यहाँ पर जो रंगमंच को लेकर के मान्यता थी वो ये थी कि नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लिख करके बताता हूँ कि प्रसाद क्या मानते थे। प्रसाद ये मानते थे कि नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए, नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच होना चाहिए, होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, रंगमंच के लिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। लेकिन तो इस वजह से मोहन राकेश से पहले जो नाटक परंपरा जो प्रसाद के समय में थी वहाँ पर रंगमंच जो है वो जटिल हो गया था, रंगमंच के स्तर में गिरावट आई थी। लेकिन मोहन राकेश ने इसी रंगमंच परंपरा को सुदृढ़ किया और मोहन राकेश ने माना कि नाटक का प्राण तत्व जो है, नाटक का जो प्राण तत्व है, नाटक का जो प्राण तत्व है वो है रंगमंच। ठीक है, तो मोहन राकेश के यहाँ पर रंगमंच और मजबूत हुआ, तो इसलिए मोहन राकेश का हिंदी साहित्य में एक प्रमुख स्थान है। और 4 नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की ज़मीन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर करता है मोहन राकेश। और सशक्त हस्ताक्षरकर्ता का मतलब कि नई कहानी आंदोलन की जो भी विशेषताएं हैं वो मोहन राकेश के नाटकों में देखने को मिलती हैं या मोहन राकेश के साहित्य में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसमें 3 अंक है। और नाटक में कालिदास की काल्पनिक जीवन वृत्ति पर आधारित है। और कालिदास वही कालिदास हैं, महान कवि कालिदास हैं, जिन्होंने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं लिखी। और इसमें कालिदास का अपने से ही द्वंद्व है और उसी द्वंद्व को दिखाया है। और इस रचना में अस्तित्ववादी दर्शन को भी पूरी तरीके से स्थापित किया है। अस्तित्ववादी दर्शन को स्थापित किया है। अस्तित्ववाद दर्शन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि अस्तित्ववाद जो है, जो सार्थ के द्वारा स्थापित दर्शन है, सार्थ के द्वारा, अल्वेयर कामू के द्वारा, अल्वेयर कामू और हाइडेगर के द्वारा, हाइडेगर, ये कुछ प्रमुख नाम हैं अस्तित्ववादी दर्शन को लेकर। अस्तित्ववाद पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपके साथ जल्दी से जल्द शेयर किया जाएगा। इसमें आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसमें कुल 12 पात्र हैं, 7 पुरुष पात्र हैं, 5 स्त्री पात्र हैं। और प्रमुख पात्रों में एक नाम है अंबिका का, जो गांव की एक वृद्धा है, एक वृद्ध महिला है गांव की। अंबिका की बेटी का नाम है मल्लिका और अंबिका की पुत्री है और कालिदास की प्रेमिका है, कालिदास से बहुत प्रेम करती है और नाटक की नायिका है। और मल्लिका का जो प्रेम है वो एक प्लूटोनिक तरीके का प्रेम है या छायावादी प्रेम है। ठीक है, और मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के वो कालिदास से असीम प्रेम करती है। ठीक है,
और कालिदास जिसका एक नाम मात्रगुप्त है। मात्रगुप्त नाम क्यों है कालिदास का? कालिदास जब कश्मीर का राजा बनता है तो उसका नाम कालिदास ना होकर के उसका नाम बदल दिया जाता है और मात्रगुप्त बन जाता है, ठीक है। और नाटक का नायक है, राजकवि है, और कश्मीर का शासक बनाए जाने पर नया नाम मात्रगुप्त मिलता है, ठीक है। दंतुल है, दंतुल जो है वो राजपुरुष, राज अधिकारी है, और प्रथम अंक में दंतुल का जिक्र आता है। और दंतुल का जिक्र कुछ इस संदर्भ में आता है कि दंतुल जो है वो राजमहल से आदेश पा करके गांव में आया है, कालिदास के गांव में, और उसको आदेश दिया गया है कि महान कवि कालिदास को सम्मान के साथ उज्जैनी लेकर के आना है, कि उज्जैनी सम्मान के साथ कालिदास को उज्जैनी लेकर के आओ, ये दंतुल को आदेश दिया गया है। और उज्जैनी कालिदास को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि कालिदास को राज कवि से सम्मानित करना है, इसलिए कालिदास को बुलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दंतुल हरिन शावक को गांव में आकर एक हरिन शावक को अपने बाण से घायल कर देता है, और उस हरिन शावक की रक्षा करता है कालिदास। तो जब दंतुल अपने शिकार को लेने कालिदास के पास आता है कि इस हरिन शावक को तो मैंने मारा है, तो ये हरिन शावक मुझे दे दो। तो कालिदास कहता है कि ये प्रकृति, ये गांव, ये हमारा है, और प्रकृति पर तो किसी का अधिकार नहीं, जीव जंतु को बचाना तो और दया भावना है। तो कालिदास देने से मना कर देता है। लेकिन दंतुल को इस बात का आइडिया नहीं होता है कि जिस व्यक्ति से वो तर्क करता है, जिस व्यक्ति से वो बहस कर रहा है, वो कोई और नहीं, वो स्वयं कालिदास है, जिसको उसे बुलाने का जिम्मा सौंपा गया है। तो जब ये दंतुल को बात पता चलती है कि ये व्यक्ति जिससे वो तर्क कर रहा है, ये व्यक्ति कालिदास है, तो वो क्षमा मांगता है कालिदास से और कहता है गलती हो गई और ऐसा कुछ, ठीक है। मातुल एक चरित्र है जो मामा है कालिदास का और संरक्षक है एक तरीके से। और निक्षेप एक गांव का पुरुष है जो बीच बीच में आता रहता है नाटक में। और विलोम भी गांव का पुरुष है, लेकिन ये कालिदास का प्रतिद्वंदी है और ये एक असफल कालिदास है। कालिदास का प्रतिद्वंदी क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी साहित्य रचना करता है, लेकिन इसके साहित्य में वो बात नहीं है जो कालिदास में बात है, और इसको इस बात से चिढ़ है कि मैं भी तो साहित्य लिखता हूँ, मुझे क्यों, मैं भी तो कविताएं लिखता हूँ, मुझे क्यों इतना महत्व नहीं मिलता, कालिदास को क्यों इतना महत्व देते हैं सब। तो ये एक असफल कालिदास है, ठीक है। और रंगिनी संगिनी है, ये नागरी हैं, मतलब ये गांव में आती हैं और कालिदास के जीवन पर कालिदास के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, क्योंकि एक महान कवि हैं कालिदास, और तो कालिदास के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। तो इसलिए ये गांव आती हैं, रंगिनी संगिनी। अनुस्वार और अनुनासिक ये राज अधिकारी हैं। अनुस्वार और अनुनासिक जो जिनका प्रसंग आएगा आगे तो मैं आपको बताता हूँ। प्रियंगु मंजरी जो है ये राजकन्या है और बाद में कालिदास की पत्नी बन जाती हैं, ठीक है। नाटक का सारांश ये है, नाटक का जो पहला अंक है, तो नाटक के पहले अंक में क्या होता है, ये मैं नाटक के ही कुछ पृष्ठों से आपको इस बात को स्पष्ट करता हूँ। ये नाटक के प्रथम अंक में की जो शुरुआत है वो आषाढ़ के दिन से होती है, आषाढ़ के पहले दिन से होती है, और आषाढ़ के पहले दिन की आषाढ़ महीने की पहली बारिश है, और मल्लिका जो है वो कालिदास के साथ बारिश में भीग रही होती है। और उसकी माँ अंबिका को ये बात पता है कि मल्लिका उसी लंपट कालिदास के साथ, उसी जिसके पास कुछ काम नहीं है, बस कविताएं लिख देता है। एक्चुअली कालिदास साहित्य जरूर लिख रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, नाम था, लेकिन कालिदास को आर्थिक मदद नहीं थी, आर्थिक रूप से तंगी थी, और कालिदास को इसका लोभ भी नहीं था। कालिदास अपनी कविता करके खूब मस्त रहते थे अपने गाँव में, तो कालिदास को लोभ भी नहीं था। लेकिन अंबिका को ऐसा लगता था कि उनकी बेटी मल्लिका कल को कालिदास से शादी करेगी तो कालिदास के पास आर्थिक रूप से भी तो समृद्धता होनी चाहिए। तो अंबिका को ये बात लगती है, लेकिन मल्लिका चूंकि कालिदास के प्रेम में है तो उसको ये कुछ आगे की बातें समझ नहीं आती हैं। लेकिन अंबिका सोचती रहती है कि उस लंपट कालिदास जो मेरी बेटी को बकाए हुए है, इस तरीके का भाव रखती है कालिदास को लेकर के। तो मल्लिका उसी कालिदास के साथ बारिश का आनंद लेकर के आई है और माँ से कहती है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी घना, ऐसी धारासार वर्षा,
दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई, और मैं भी तो देखो ना मैं कैसे भीग गई हूँ। और अंबिका को सब पता है, माँ को सब पता है, और वो मल्लिका फिर कहती है, माँ आज आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। और अंबिका कहती है, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। अंबिका को गुस्सा आ रहा है कि ये खुद अपना टाइम बर्बाद करके आई है और मुझे भी मतलब अपनी बातें सुना रही है। तो अंबिका गुस्सा करती है कि देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ बात आगे बढ़ती है। फिर वही कालिदास और वो दंतुल का विवाद आता है, और दंतुल को ये बात पता नहीं होता है कि वो जिसको राज कवि के सम्मान के लिए जिसको बुलाने आया है उसी व्यक्ति से लड़ रहा है। और कालिदास उस हरिन शावक को गोद में लिए हैं और हरिन शावक से बात करते हुए मल्लिका की घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो वहीं पर है कि हम जिएंगे हरिन शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। तो इस तरीके की बातचीत। और दंतुल को जब ये बात पता चलती है कि इसका नाम तो कालिदास है जिससे वो बहस कर रहा था, तो दंतुल कहता है, कालिदास, तुम्हारा अभिप्राय है कि मैं जिनसे हरिन शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? तो मल्लिका ने कहा, हाँ हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? तो दंतुल कहता है, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो दंतुल कहता है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राज कवि का आसन देना चाहता है। आज वरु रुचि आज इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। दंतुल मतलब अकेले नहीं आया है, दंतुल के साथ में वरु रुचि भी आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नाटक का प्रारंभ होता है। और फिर उसके बाद दंतुल क्षमा मांगता है कालिदास से। दंतुल और वरुचि आए हैं और कालिदास का उज्जैनी में राज सम्मान होला। मल्लिका बहुत खुश है कि उसके प्रेमी का सम्मान होना है। तो मल्लिका बहुत खुश है कि लोग बहुत कहते थे कि कालिदास में वो काबिलियत नहीं है, लेकिन मुझे देखो, मैं कालिदास की काबिलियत जानती थी और मुझे पता था कि कालिदास एक दिन बहुत बड़ा करेगा, बहुत नाम करेगा उसका। तो मल्लिका तो बहुत खुश है। और लेकिन मल्लिका की माँ जो है अंबिका, वो कहती है कि चलो बात आगे कुछ बढ़े, ये कुछ आगे करने वरने लगे, इसको राजकवि का सम्मान मिल जाए तो वो खुश होगी। तो वो अभी इस भाव में कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि इसको राजकवि का सम्मान मिल रहा है। और फिर उसके बाद कालिदास मना कर देता है राजकवि का सम्मान लेने से। उसको लगता है कि वो अपने गांव में रहेगा, क्यों वो राजमहलों में जाए, उसको अपने गांव में ही मन है। उसको आर्थिक लोभ भी उतना नहीं है, मतलब उसको लगता है कि उसके पास चीज़ें हों, ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन कालिदास को बहुत लोभ नहीं है। उसको बस लोभ और लालच है तो अपने गांव का, अपने प्रकृति से जुड़ाव का लोभ और लालच है। तो कालिदास उस राजकवि के सम्मान को ठुकरा देता है। तो फिर मातुल उसको समझाता है कि बेटा, अपने वंश परंपरा में किसी को नहीं मिला, तुम ले लो। और कालिदास को बहुत समझाता है मातुल, क्योंकि संरक्षक है कालिदास का। और मल्लिका भी कहती है कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तो ये कहते, वो कालिदास के मतलब और गौरव की बात कहती है कि तुमने जो ये उदासीनता दिखाई है सम्मान के प्रति, ये तुम्हारे व्यक्तित्व को और बढ़ा चढ़ा रही है। तो निक्षेप, अंबिका, मल्लिका, मातुल, ये सब कालिदास को समझाते हैं। और इसी समय विलोम भी आता है। विलोम जो है वो मल्लिका से एक तरफा प्रेम करता है, लेकिन मल्लिका जो है वो कालिदास से करती है। और विलोम ये देखने आया है, एक तो इस बात से तो चिढ़ ही गया है कि कालिदास को राजकवि का सम्मान मिल रहा है, लेकिन विलोम यहाँ पे ये जानने आया, ये जानने के लिए उत्सुक है विलोम कि कालिदास अकेले जा रहा है या मल्लिका भी उसके साथ में जा रही है। तो फिर पता चलता है नहीं कालिदास अकेले जा रहा है। तो विलोम को लगता है चलो सम्मान ले लेकिन कम से कम मल्लिका तो यहीं है, तो वो खुश होता है। तो
मल्लिका फिर कालिदास को समझाती है कि कालिदास समझ जाओ, राजकवि बन जाओगे, कीर्तिमान रचोगे, ऐसा कुछ। तो फिर अल्टीमेटली कालिदास मान जाता है और वो उज्जैनी चला जाता है। और फिर यहीं से दूसरा अंक प्रारंभ होता है। और इस दूसरे अंक में कालिदास के जाने के कुछ वर्ष बाद की घटनाक्रम है। अंबिका जो है वो अस्वस्थ रहने लगी है, मल्लिका की माँ। और मल्लिका जो है वो कालिदास की कृतियों को मंगा कर पढ़ती है। और कालिदास को इतने दिन हो गए लेकिन वो मल्लिका को याद भी नहीं किया, मल्लिका से मिलने भी नहीं आया। और निक्षेप बताता है, वो गांव का जो व्यक्ति है निक्षेप, वो कहता है कि कालिदास जो है वो सुरा और सुंदरी में मग्न है। विदुषी राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लिया है और कश्मीर का राजा बन गया है। और अपना नाम कालिदास अपना नाम ना रख करके मात्र गुप्त कर लिया है अपना नाम। तो मल्लिका बहुत परेशान होती है, बहुत परेशान है। और निक्षेप ये भी बताता है कि कालिदास जो है वो आज गांव आ रहे हैं। तो वो मल्लिका को लगता है कि चलो इतने दिन से नहीं मिला, चलो आज अब गांव आ रहे हैं तो चलो मुझसे भी मिलने आएगा। इतना प्रेम करती थी मैं, वो भी बिना किसी लोभ लालच के। तो उसे लगता है कि सारा गांव उसकी तैयारी कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है, लेकिन कालिदास मुझसे मिलने तो ज़रूर आएगा। और ऐसा कुछ मतलब मल्लिका सोचती है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। और कालिदास अपने घोड़े पर बैठकर मल्लिका के घर के बाहर से गुजर जाता है, लेकिन मल्लिका के घर नहीं जाता, रुकता तक नहीं है। तो ये घटना जो है वो मल्लिका को विचलित करती है और मल्लिका परेशान होती है। और मल्लिका को लगता है कि कालिदास बिल्कुल भूल गया, उसे बिल्कुल याद नहीं रखता। और कालिदास के साथ में रंगिनी और संगिनी जो है वो कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए भी आई हैं। तो रंगिनी संगिनी का भी नाम थोड़ा बहुत जिक्र कर सकते हो कि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए आई हैं। दो राजपुरुष हैं जो अनुस्वार और अनुनासिक, उनका क्या प्रसंग है। द्वितीय अंक में एक विवरण आता है कि जो कालिदास की जो पत्नी है प्रियंगु मंजरी को ये बात पता है कि ये जो भी साहित्य लिखता है वो मल्लिका को ही याद करके लिखता है, मेरे लिए नहीं लिखता है, ये मल्लिका को ही याद। इसका मन जो है वो मल्लिका में रमता है, इसका मन इस राजमहलों में नहीं लगता है, इसका मन तो अपने गांव में ही लगता है। तो प्रियंगु मंजरी को ये बात पता है। तो प्रियंगु मंजरी के मन में आता है ऐसा क्या है मल्लिका में, ऐसी क्या उसमें बात है जो ये कालिदास जो है ये मुझे छोड़ करके उस मल्लिका के मन में इतना है उस मल्लिका में। तो प्रियंगु मंजरी ये पता करने के लिए मल्लिका के घर जाना चाहती है कि एक बार मिलती हूँ मल्लिका से, देखती हूँ कि मल्लिका है कौन। तो वो अनुस्वार और अनुनासिक को भेजती है और कहती है कि तुम जा करके वहाँ पर, ये मतलब एक तरीके से प्रशासनिक अधिकारी हैं अनुस्वार और अनुनासिक, कि तुम जा करके सब व्यवस्था कर दो और बता दो कि प्रियंगु मंजरी आ रही हैं। और स्वयं को कालिदास का सेवक बताते हैं और मल्लिका के घर की व्यवस्था ठीक करने आते हैं। ठीक है, फिर प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर आती है और जानती है कि कालिदास की प्रेयसी है मल्लिका। तो प्रियंगु मंजरी मल्लिका से कहती है कि वो तुमको याद करके लिखते रहते हैं साहित्य, ऐसा कुछ। और लेकिन फिर प्रियंगु मंजरी मल्लिका को ऑफर भी करती है कि जिस राज अधिकारी से कहोगे तुम्हारा विवाह हो जाएगा, लेकिन कालिदास के प्रेम में अब मत रहो, ऐसा कुछ। तो प्रियंगु मंजरी मल्लिका को ऑफर भी देती है बहुत बड़ा, लेकिन मल्लिका उन सभी ऑफर्स को ठुकरा देती है और प्रियंगु मंजरी वापस कश्मीर चली जाती है। ठीक है, और इसी समय विलोम का आगमन होता है। तो विलोम आगमन होता है और विलोम तो वही चिड़चिड़ी बातें करता है। वो कहता है कि देख लिया तुमने प्यार करके, यही तुम्हारा कालिदास है, तुम्हारे घर तक नहीं आया। अगर तुमसे इतना प्यार करता तो एक बार तुमसे मिल तो लेता, इतने दिन हो गए तुम्हारा हालचाल भी नहीं लिया। तो वो जलते पे नमक छिड़कने का काम करता है विलोम। और उसकी माँ अंबिका भी उसको कहती है मल्लिका से कि अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें इतना, ऐसे कुछ कह के अंबिका भी मल्लिका को सुनाती है। तो मल्लिका की सिसकियों के साथ दूसरा अंक भी समाप्त हो जाता है। फिर नाटक का तीसरा अंक शुरुआत होता है और तीसरे अंक की भी शुरुआत आषाढ़ के एक दिन से होती है। और अंबिका अब नहीं है इस दुनिया में,
और लेकिन पालने में मल्लिका की एक संतान दिखाई गई है कि एक पालना है, उसमें मल्लिका की एक संतान है जो लेटी हुई है। और अब मल्लिका का मन नहीं है इस वर्षा में भीगने का, क्योंकि प्रथम अंक में हमने देखा था कि कालिदास के साथ वो वर्षा में भीग करके घर आई है ऐसा कुछ, लेकिन अब इस आषाढ़ के इस महीने में अब उसका भीगने की रुचि नहीं है। और तभी वहाँ पर मातुल का प्रवेश होता है और मातुल कहता है कि कालिदास का शासन सत्ता से मोह भंग हो गया है, और वह बताता है कि कालिदास ने कश्मीर का शासन भार त्याग दिया है, संन्यास ग्रहण कर लिया और वो अपने गांव वापस आ रहा है, कि सब कुछ जो राज विलास की जो भी चीज़ें थी सब कुछ कालिदास ने त्याग दिया और वो अपने गांव आकर रहेगा। और फिर मातुल ये कहकर चला जाता है, और मातुल के जाने के बाद कालिदास का प्रवेश होता है, और कालिदास जो है वो मल्लिका के से बात करता है, और कालिदास कहता है कि कृत्रिम जीवन से बहुत थक चुका हूँ मल्लिका, मातृगुप्त नहीं कालिदास बनना चाहता हूँ, क्योंकि नाम उसका बदल गया था, तो वो कहता है कि मातृगुप्त नहीं कालिदास बनना चाहता हूँ। और इसी बातचीत के दौरान बार बार दरवाजे पर दस्तक होती है, मतलब मल्लिका और कालिदास अंदर हैं घर के और कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है बराबर, ठीक है। तो कालिदास मल्लिका से कहता है कि आगे बचा हुआ जीवन मल्लिका के साथ, कि तुम्हारे साथ आगे बचा हुआ जीवन बिताना चाहता हूँ। मल्लिका को बहुत गुस्सा आता है मन ही मन में कि चुपचाप चला जा यहाँ से, कुछ इस भाव से है मल्लिका, लेकिन मन ही मन सोचती है कि प्यार तो बहुत करती थी, ऐसा कुछ भी। किंतु घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ और विलोम के आने से उसे वस्तु स्थिति का बोध होता है। कालिदास जब बच्चे में किसी पालने में किसी बच्चे को देखता है और घर के दरवाजे पर जो नॉक कर रहा होता है वो विलोम होता है, तो कालिदास को लगता है कि मल्लिका अब बहुत देर हो चुकी है, मतलब ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी कालिदास मल्लिका से कहता है कि मैंने कहा था कि मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ, मैं शुरुआत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व है, कि मेरी इच्छा तो है लेकिन अब समय उतना नहीं है, इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। इसके बाद कालिदास चला जाता है, क्योंकि जो मल्लिका है वो वैश्या बन जाती है। और जब कालिदास जब घर के अंदर आता है तो देखता है कि एक व्यक्ति बाहर भी जा रहा होता है, मतलब मल्लिका वैश्या बन जाती है ऐसा कुछ। और नाटक यहीं पर समाप्त हो जाती है और कालिदास चला जाता है वहाँ से। तो इस तरीके का ये नाटक है, और इस नाटक में मोहन राकेश ने अस्तित्ववादी दर्शन को स्थापित किया है, अस्तित्ववाद दर्शन को स्थापित किया है। और इस दर्शन में कहा गया है कि व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए। इस दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए। व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए, व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए, व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए। और कालिदास ने अपना निर्णय स्वयं नहीं लिया। कालिदास का मन था कि वो गांव में ही रुके, प्रकृति के साथ जुड़कर रुके, साहित्य लिखे, लेकिन वो सत्ता के दूसरे लोगों के कहने पर और सत्ता के लोभ के चलते अपना गांव छोड़ दिया, साहित्य से दूरी बना ली। इसीलिए मल्लिका भी उसके हाथ से चली गई, और मतलब मल्लिका से भी दूर हो गया, साहित्य से भी एक तरीके कुछ दूरी हुई। और मतलब किस तरीके से लाइफ में विसंगतियां आने लगती हैं अगर व्यक्ति अपने हिसाब से ना चले तो उसी बात को यहाँ पर मोहन राकेश ने अस्तित्ववादी दर्शन को कालिदास के चरित्र के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश किया है। और हिंदी साहित्य का बहुत सफल नाटक है ये आषाढ़ का एक दिन। इसके कुछ प्रमुख उद्धरण हैं, जिसमें एक उद्धरण आता है, अंबिका मल्लिका से कहती है, एक माँ अपने बेटी से कहती है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है। कि जैसे कभी कभी कोई संबंध इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि अभाव है, तो किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाता है। कभी कभी कुछ ना होने से संबंध नहीं बनता है, और कभी कभी बहुत कुछ हो जाने से भी संबंध नहीं बन पाता है। तो वो बात कह रही है।
अंबिका जो है वो मातुल से कहती है कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। निक्षेप कहता है अंबिका से कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। मतलब योग्यता भी जरूरी है, लेकिन मतलब प्रतिष्ठा भी जरूरी है कि उस योग्यता का आदर सम्मान हो, लोग जाने, तो प्रतिष्ठा भी जरूरी है। एक बात यहाँ पे और आपको बतानी है कि इस नाटक का नाम आषाढ़ का एक दिन ही क्यों रखा। एक्चुअली जो कालिदास की जो नाटक है मेघदूत, तो मेघदूत जो है जिसमें यक्ष और यक्षिणी के विरह को दिखाया गया है, और इस जो मेघदूत का जो पहला वाक्य है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, कि आषाढ़ के प्रथम दिनों में जो मेघ है वो किस तरीके से संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं और यक्ष का संदेश यक्षिणी तक पहुंचा रहे हैं। तो आषाढ़ से प्रथम दिवस है, तो उस वहीं से ये उठाया गया, मतलब कॉन्टेक्स्ट है, और आषाढ़ का एक दिन नाटक का नाम रखा गया है। और मोहन राकेश यह भी मानते हैं कि मेघदूत को पढ़ते हुए, मोहन राकेश ये बात लिखते हैं कि मेघदूत को पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित कवि की है। वो कहते हैं यक्ष और यक्षिणी का जो विरह है जो दिखाया गया, उसमें मुझे लगता है कि ये स्वयं कालिदास का ही विरह है। कालिदास ने ही मेघों को संदेश वाहक के रूप में बना करके अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका के पास कुछ अपना संदेश भेजा है, कुछ ऐसा मोहन राकेश का मानना। यही मानना कुछ नागार्जुन का है। नागार्जुन ने भी मेघदूत को पढ़ने पर यही महसूस किया कि यह पीड़ा यक्ष की स्वयं नहीं कालिदास की है, और उन्होंने अपनी कविता, जो नागार्जुन की कविता है कालिदास, नागार्जुन की कविता है कालिदास, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अमल धवल गिरि के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो ये लाइन है, तो इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और तो इतना ही आज के सेशन में, इतना ही। और आषाढ़ का एक दिन का जो भी नाटक का विवरण था वो हमने डिटेल में पढ़ा, सारे पात्रों से परिचय करवा दिया आपका, और आषाढ़ के एक दिन का जो कॉन्टेक्स्ट था वो भी सब आपको बताया गया, और कुछ महत्वपूर्ण उद्धरणों के बारे में भी बताया, और महत्वपूर्ण उद्धरण के साथ साथ कुछ ये कॉन्टेक्स्ट कि मेघदूत से किस तरीके से जुड़ा है, नागार्जुन ने अपनी कविता कालिदास में क्या लिखा है, तो इन सब पर भी बातचीत किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दृष्टि का जो प्रिंटेड नोट्स है, तो दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स में आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो भी कंटेंट है उस पर बातचीत कर लेंगे, ठीक है। और तो आज के सेशन में इतना ही। और ये जो पीडीएफ है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने शेयर कर दिया है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।